कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, रोहित पवार का 40 लाख में पेपर बिकने का दावा, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर संकट, लोकसभा संविचालय ने 7 दिन में मांगा जवाब। कैंसर इंजेक्शन में दवा की जगह पानी, 9 करोड़ के नेटवर्क का खुलासा, 17 गिरफ्तार, सैकड़ों वायल बरामद। यूएस वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी ब्रेक, कई अपॉइंटमेंट होंगे रीशेड्यूल, ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनी वजह। तेलंगाना में बस कंटेनर में भीषण टक्कर, 6 की मौत, 20 यात्री घायल, बस में सवार थे 43 यात्री। वक्त तो चला है बड़ी खबर का और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS अस्पताल के गायनोलॉजी वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त नर्सरी में मौजूद थे कुल 16 नवजात, जिनमें से एक का पता नहीं चला है और 15 नवजात की मौत की खबर सामने आ रही है। एसी कंप्रेसर में विस्फोट के आग लगने के बाद ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे को सुरक्षित बचाया, जिसकी जांच भी जारी है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त नर्सरी में 16 नवजात मौजूद थे, जिनमें से एक बच्चे को बचाया जा सका है। शुरुआती जानकारी में एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सही कारण की जांच अभी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं। दमकल कर्मियों ने नर्सरी तक पहुंचने के लिए खिड़की के शीशे को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और अब हादसे की वजह और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच जारी है। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के PIMS अस्पताल में भीषण आग से हड़कंप मच चुका है। गायनेकोलॉजी वार्ड की नर्सरी में 15 नवजात बच्चों की मौत की खबर सामने आई है और हादसे के वक्त नर्सरी में मौजूद कुल 16 बच्चे थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है। एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है और रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने नर्सरी तक पहुंचने के लिए खिड़की के शीशे तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द करने की मांग की है और रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद NCP SP विधायक रोहित पवार ने आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। रोहित पवार का दावा है कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर केवल एक अभ्यर्थी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय एजेंटों का एक बड़ा नेटवर्क था। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस नेटवर्क के जरिए परीक्षा के पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचे गए। हालांकि 40 लाख रुपए में पेपर बेचे जाने की बात रोहित पवार का दावा है। पवार ने सवाल उठाया है कि जिन एजेंटों की जानकारी जांच एजेंसियों को दी गई थी, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या इसका कथित नेटवर्क में आयोग से जुड़ा कोई व्यक्ति भी शामिल था। उन्होंने MPSC अध्यक्ष के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। वहीं इस पूरे मामले और परीक्षा रद्द किए जाने के बाद रोहित पवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो बाकी मांग है वो सरकार अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब भी मंत्री के सामने जाते तो मंत्री बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में। तो अभी कल शाम 4 बजे एक मीटिंग होने वाला है बच्चों में और इन मंत्री के उपस्थिति में उनको मेरा कहना है आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री साहब को वहाँ पे बुलाओ। तो मुख्यमंत्री साहब, आप और ये बच्चे, उनके साथ मीटिंग किया जाए। उसी के साथ सत्ताधारी जो है, सत्ता में जो MLAs है, जो आदिवासी है,
वो सत्ता में आप क्यों गए? विकास के लिए गए। अभी विकास के लिए अगर सत्ता में आप गए हो तो आप खुद का विकास देख रहे हो या बच्चों का विकास देख रहे हो? बच्चों का विकास देख रहे हो तो उनको जो अड़चन है वो छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो कल शाम को 4 बजे जो सत्ता में आमदार है वो भी उस मीटिंग पे जाने चाहिए, जैसे हम सबकी मांग है। राहुल गांधी ने पटना में छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इससे पहले चिराग पासवान गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगे सुनी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने छात्रों की 15 सूत्री मांगों को सामने रखा और सरकार से इन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को भी अनुचित बताया है और कहा है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि छात्र देश और समाज का भविष्य हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनना जरूरी है। बैठक में उन्होंने दफादार और चौकीदारों से जुड़े मांगों और समस्याओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। चिराग पासवान के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन मुद्दों पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है और अब आंदोलनरत छात्रों की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। द्वारा बेल्ट्रॉन, बीपीएससी, TRE4 सबके द्वारा अलग अलग माध्यम से संपर्क भी इन लोगों ने साधा। आते वक्त मैं गर्दनीबाग गया जहाँ पे सब मौजूद थे, उनकी बातों को सुना, उनके मेमोरेंडम को 15 सूत्री जो उन्होंने अपनी विषयों को रखा है उनको समझा और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोगों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को बहुत पॉजिटिवली और विद एन ओपन माइंड की जो बात सही है उस पे हम लोगों को ज़रूर फैसला लेना चाहिए। संभवतः इसके बाद देर रात मुख्यमंत्री जी विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मैं मानता हूँ बहुत जल्द धीरे धीरे करके एक एक बिंदुओं पर करते हुए हम लोग सल्यूशन पे पहुँचेंगे। जो चिंताएं हैं इनकी दोनों तरफ से बातचीत के द्वारा या मेरे माध्यम से या मैंने आग्रह भी किया है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी आज वाली बैठक के बाद संभवतः उस पर भी। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से जुड़े दल बदल मामले में सियासी बयानबाजी अब और भी तेज हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों के 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। ये कार्यवाही टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की ओर से दाखिल याचिका के बाद आगे बढ़ी है। अभिषेक बैनर्जी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में संबंधित सांसदों और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता किया घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी की याचिका के साथ साथ ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आरोपों और 5 सितंबर को प्रस्तावित युवा विरोध मार्च को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। 20 बागी सांसदों के मामले और पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासत पर किया घोष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात दूसरी है। अभिषेक बैनर्जी ये 20 लोग जो 20 सांसद हैं इनको लेके कि इनको नई पार्टी में नहीं अलाउ कर दिया जाए, ये याद नहीं था जब 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक पश्चिम बंगाल में जो चुने गए थे उनको जब एक एक करके 7 से 9 विधायक को वो एक एक करके अपने पार्टी में शामिल किए थे। किनको तो वो 99 में मतलब स्टेट सेक्रेटेरिएट में जहाँ पर ममता बनर्जी की ऑफिशियल कार्यालय है वहाँ पर भी ज्वाइन करवाए थे। तब याद नहीं रहा। इतना जो वाणी सुना रहे हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, तब याद नहीं रहा जब ये विधायक
विधानसभा के अंदर उनकी गिनती बीजेपी के में होती थी और विधानसभा के बाहर ये तृणमूल विधायक की तरह या तृणमूल नेता की तरह इनका आचरण हुआ करता था, क्योंकि एंटी डिफेक्शन इन पर ताकि लागू ना हो। तब गणतंत्र की याद नहीं आई, तब संविधान की याद नहीं आई। अब खबर बिहार से, जहां महिलाओं और छात्राओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ST-SC वर्ग की महिलाओं के अंतरजातीय विवाह करने पर कुल 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें बिहार सरकार की ओर से 1.25 लाख रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 1.25 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। इसके साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बिहार सरकार ने एनीमिया मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत बच्चों, महिलाओं और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए 1,20,82,500 महिलाओं तक पहुंचने का है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और बड़ी संख्या में महिलाओं जनप्रतिनिधि बनकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर सरकार ने अंतरजातीय विवाह से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं तक महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन से जुड़े कई कदमों का ऐलान किया है। सहयोग पोर्टल का काम ही है कि 30 दिन में आपको रिजल्ट देना। मैं बीच के दिनों में जब मैं खुद सुनवाई कर रहा था तो मुझे यह एहसास हुआ कि कई चीजों के आवेदन आते हैं। उसमें एक आवेदन SC वर्ग की एक महिला आई थी और उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब, मैं SC वर्ग की महिला और मैंने इंटरकास्ट शादी किया, अंतरजातीय विवाह किया। एक योजना चल रही है भारत सरकार का और बिहार सरकार का। बिहार सरकार 1 लाख रुपया उसको राशि देती है, भारत सरकार उनको 1.25 लाख रुपया देती है। और यदि 25,000 बढ़ा दीजिए आप, तो बिहार की जितनी महिला अंतरजातीय SC वर्ग और ST वर्ग से करेंगी, सबको सीधा 2.5 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी भी शुरुआत आज ही हम लोगों ने तय किया। अब जो SC और ST वर्ग की महिला होंगी, जो अंतरजातीय शादी करेंगी, उनको सीधा 2.5 लाख रुपया देने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेरा जो अनुभव प्राप्त हुआ, इसको सीधा लाभ मिल रहा है लोगों को। 10 दिन के कोई आवेदन देते हैं तो 10 दिन के अंदर यदि आपके काम नहीं होते तो उसको 11वें दिन मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा नोटिस देने का काम किया जाता है। 20 दिन में यदि आपका काम पूरा नहीं होता तो दूसरा नोटिस 21वें दिन हमारे कार्यालय से होता है और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद होता है। 25 दिन यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन करता हो और हम लोगों ने लक्ष्य दिया कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड देना है। दिल्ली में कैंसर की महंगी दवाओं की कथित कालाबाजारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक ब्लैक मार्केट में करीब 1 लाख रुपए में बेचे जा रहे एवालुमेब इंजेक्शन के नमूने में दवा का सक्रिय तत्व नहीं मिला। जांच में कथित तौर पर वायल में सिर्फ पानी होने की बात सामने आई है।
क्राइम ब्रांच ने 20 अगस्त को करीब 9 करोड़ रुपए के कथित नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 588 भरे हुए एंटी कैंसर वायल, दूसरी दवाओं की 3000 से ज़्यादा यूनिट तथा करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कथित सिंडिकेट के तक दवाएं अलग अलग रास्तों से पहुंच रही थी। इनमें नकली दवाओं के साथ अस्पतालों में मरीज के लिए रखी दवाओं और सरकारी सप्लाई की दवाओं की कथित हेराफेरी का भी संदेह सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दवाओं की पहचान और बैच से जुड़ी जानकारी मिटाकर उनकी दोबारा पैकिंग की जाती थी, फिर बिचौलिए के जरिए बाजार में सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि इस कथित नेटवर्क के तार दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई, हैदराबाद समेत कई इलाकों तक जुड़े हैं। अब क्राइम ब्रांच पूरे सप्लाई नेटवर्क और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सिंडिकेट है जो काफ़ी बड़े स्केल पर काउंटरफीट और चोरी की हुई कैंसर की दवाइयों को आम पब्लिक तक पहुंचा रहा है, काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन में बेचने का काम कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए जुलाई के महीने में एक कोऑर्डिनेटेड रेड की गई मल्टीपल लोकेशंस में, दिल्ली और मुंबई में, और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हुई, अभी तक टोटल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से करीब 600 कैंसर मेडिसिन की वायल्स रिकवर हुई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 9 करोड़ रुपए है। साथ ही जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसमें भी इनके पास से तकरीबन 50 लाख रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। ये जो व्यक्ति हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं और वहाँ से चोरी की हुई दवाइयों को आगे अपने वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन नेटवर्क के थ्रू आम पब्लिक तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फार्मेसी शॉप ओनर्स हैं और होलसेल और रिटेल में दवाइयाँ सप्लाई करने का काम कर रहे थे। इस केस में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और गिरफ्तारी मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर से प्राइमरीली अभी तक हुई है, जैसा मैंने बताया 17 लोगों की। और जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव। क्राइम अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कई वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स स्थायी रूप से रोकने या रीशेड्यूल करने का फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये कदम काउंसलर अधिकारियों के लिए चलाए जा रहे हैं और एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम के कारण उठाया गया है। ट्रेनिंग का उद्देश्य वीज़ा आवेदनों की जांच को ज़्यादा व्यापक और एक समान बनाना है। खासतौर पर अधिकारियों को ऐसे आवेदकों के आंकलन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है जिनके अमेरिका में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की आशंका हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इमिग्रेंट वीज़ा आवेदकों को ईमेल के जरिए बताया गया है कि उनके इंटरव्यू की तारीख बदली जा रही है और नई तारीख की जानकारी बाद में सामने आएगी। फिलहाल यह व्यवस्था कितने समय तक जारी रहेगी, इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है। ये कदम ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन और वीज़ा नियमों को लगातार सख्ती से बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे आवेदकों को अपने संबंधित दूतावास या वाणिज्य दूतावास से मिलने वाले आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सूरत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस घटना के समय इसी ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी सफर कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस सूरत रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद की ओर रवाना हुई थी। ट्रेन जब उत्तरायण और कोसाण के बीच पहुंची तभी उस पर अचानक पत्थर फेंके गए। घटना शाम करीब 6:30 और 6:45 बजे के बीच की बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि पथराव में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं सामने आई है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रफुल्ल पटेल एग्जीक्यूटिव कोच में मौजूद थे।
और दोनों पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है। कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिससे पूछताछ अभी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलती वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर किसने और क्यों फेंका। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और पथराव के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। देखिए, हमारी जो मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन आ रही थी 22961 वंदे भारत एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से जा रही थी, तो जैसे उत्तरायण से ये आगे बढ़ी, उत्तरायण और कोसाट के बीच में स्टोन पेल्टिंग की एक जो घटना जो है उसका हमें संज्ञान में आया और हमने तुरंत इसको एसपी जो हमारे जीआरपी हैं उनको हमने सूचित किया। साथ ही हमारा अंकलेश्वर का जो स्टाफ है, हमारे आईपीएस स्टाफ है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसको हमने स्पॉट पे भेजा और तुरंत हमने वहाँ पे एक सस्पेक्ट को हमने वहाँ पे अरेस्ट भी किया हुआ है और उससे पूछताछ जारी है। ट्रेन पे पत्थर मारना एक बहुत गंभीर अपराध है। रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए हम कहते हैं इस बात को बहुत गलत मानते हैं और इसी हिसाब से क्या कहते हैं हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इस तरह की मतलब चीज़ें ना करें। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले से बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस कोडाड मंडल के डोराकुंटा इलाके के पास एक कंटेनर लारी से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस में कुल 43 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतकों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5:20 पर हुआ। फिलहाल दुर्घटना की सही वजह का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की से भाई बहन के रिश्ते को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रुड़की के गंगानहर थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। फायरिंग में आरोपी का जीजा भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विवेक कुमार मंगलवार रात सबसे पहले अपनी बड़ी बहन पुष्पा के घर पहुंचा और वहां गोली चलाई। इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट के भीतर वह दूसरी बहन शकुंतला के घर पहुंचा, जहां उसने शकुंतला और उसके पति पर भी फायरिंग कर दी। दोनों बहनों की मौत हो गई, जबकि घायल जीजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी में बहनों के चरित्र पर शक को वारदात की संभावित वजह भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी हत्या के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। रक्षाबंधन से ठीक पहले हरिद्वार के रुड़की में हुई इस दोहरे हत्याकांड की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। करीब 20 मिनट पहले की बात है, एक सूचना मिली कि किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। हाँ, वो दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। दोनों बहनें, सगी बहनें और सगी भाई ने इंसिडेंट एक्योर किया। अब वो देखते हैं, हाँ दोनों सगी बहनें, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी और जिसने शूट किया वो प्रथम अभी जो बताया जा रहा है वो सगा भाई बताया जा रहा है। बाकी हम पड़ताल कर रहे हैं, अगले कुछ आधे घंटे में ये चीजें क्लियर हो। सर, एक आदमी बताया जा रहा है उसे गोली लगी है। अब वही हम एक बार पता। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक सेना के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जवान वीर बहादुर सिंह फिलहाल जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में जवान का कहना है कि उनके माता पिता और बहनों को पुश्तैनी मकान
और जमीन विवाद के चलते परेशान किया जा रहा है। जवान ने सवाल उठाया है कि वह सीमा पर देश की सेवा करे या घर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करे। वीडियो में उन्होंने परेशान होकर खुद को या विवाद से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर बात भी कही है। वीडियो सामने आने के बाद देवरिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जवान के पिता राजा सिंह और उनके भाइयों के बीच पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि दिसंबर 2025 में पंचायत के सामने जमीन को लेकर एक समझौता भी हुआ और रकम के एक हिस्से का भुगतान भी किया गया। हालांकि अब मकान और जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद सामने आया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही जवान की ओर से लगाए गए परिवार को परेशान करने और मारपीट से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर LOC पे तैनात हूँ। आज दिनांक 19/8/2026 है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिल चुका हूँ और सेना से 2 बार लेटर भी जा चुका है न्याय हेतु। लेकिन दबंग और भूमाफियों पे अभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूँ या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूँ कि मेरे परिवार में बुजुर्ग माता पिता, प्रेग्नेंट बहन है और एक छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन मेरे चाचा और दबंग शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? अगर आप मुझे न्याय नहीं देते तो या तो मैं उनको मार दूंगा या तो मैं स्वयं गोली मार लूंगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।